हेलो सीएपी एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम करंट बेस्ड आर्गुमेंट क्वेश्चंस, दो आर्गुमेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है पॉलिटिकल राइवलरीज आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेमोक्रेसी, और दूसरा क्वेश्चन है मेडिकल नेग्लिजेंस शुड नॉट बी कंसिडर्ड अ क्राइम। आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस के अगर आंसर चाहिए, उसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि इसको ज्वाइन करें। मैं लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो पहला है पॉलिटिकल राइवलरीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग आर्गुमेंट लिखते हो तो आप लोगों को ध्यान देना है कि आर्गुमेंट का जो फॉर्मेट है उसको जरूर से फॉलो करिए। पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ये वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है, और ये इंट्रोडक्शन टर्म है, इसको लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं मैम इंट्रोडक्शन ये टर्म है, इसको लिखने की क्या जरूरत है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये टर्म को आप लोग नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आप जो ये लाइन लिख रहे हैं वो इंट्रोडक्टरी लाइन है। तो एग्जामिनर को ताकि पता चले कि ये इंट्रोडक्टरी लाइन है, इसलिए आप लोगों को इंट्रोडक्शन ये टर्म लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि एग्जामिनर हमेशा सस्पेंस में रहे, उसको पता ही नहीं चले कि आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, उसको पता ही नहीं चले आप कंक्लूजन लिख रहे हो, ये टर्म ही ना लिखो। अगर आप ये चाहते हो कि एग्जामिनर के दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन ही रहे आपके आंसर स्क्रिप्ट को देखकर, तब आप मत लिखिए, ये इंट्रोडक्शन आप हटा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि एग्जामिनर के दिमाग में क्लैरिटी रहे आपके आंसर स्क्रिप्ट को देखकर, तो इंट्रोडक्शन टर्म लिखना बहुत जरूरी है। तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, तो उसके बाद जो इंट्रो दोगे आप, तो कोशिश करो इंट्रो बहुत छोटा दो, एक लाइन दो लाइन में इंट्रो दे दो। और इंट्रो जो होना चाहिए वो क्वेश्चन का बैकग्राउंड होना चाहिए, या तो इसमें कोई ऐसा टर्म है जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो वो करो, या तो ये जो क्वेश्चन है या ये जो आर्गुमेंट है ये क्यों अराइज हुआ है ये आप बता सकते हो। छोटा करो। अब जैसे मैंने लिखा था, इंक्रीजिंग पॉलिटिकल राइवलरीज बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज have made the political experts concerned if it is serving the democracy। तो ये क्यों अराइज हुआ? क्योंकि पॉलिटिकल राइवलरीज आर ऑन इंक्रीज, उसी की वजह से ये वाला। तो मैंने पॉलिटिकल राइवलरी जो इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से ये डिबेट शुरू हुआ है कि ये डेमोक्रेसी को सर्व कर रहा है कि नहीं। अब नेक्स्ट हम आते हैं फॉर और अगेंस्ट में। तो स्टूडेंट्स, फॉर में अगर आप 3 पॉइंट्स लिखते हो तो आपको अगेंस्ट में भी 3 पॉइंट्स लिखना है। फॉर में 2 पॉइंट्स लिखते हो तो अगेंस्ट में 2 पॉइंट्स लिखना है। फाइन। आप ऐसे नहीं करोगे फॉर में 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिखे, अगेंस्ट में 3 पॉइंट लिख दिए, ऐसा नहीं। इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स होना चाहिए। दूसरी चीज, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं मैम सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखे। तो स्टूडेंट्स, आप क्वांटिटी पे नहीं, आप क्वालिटी पे जाओ। आप 3 पॉइंट्स लिखो, आप मिनिमम 2 पॉइंट्स मैक्सिमम 3 पॉइंट्स लिखो, और हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करो, एविडेंस के साथ, लॉजिक के साथ। ऐसा नहीं टच एंड गो वाला करोगे, सिर्फ एक लाइन लिख दोगे और बस खत्म। एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो अब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मैं 7 पॉइंट्स लिखूंगा। अब जब 7 पॉइंट्स लिखोगे, आपको आर्गुमेंट टोटल 300 वर्ड्स में लिख रहा है, 7 पॉइंट्स लिख दोगे फॉर में और अगेंस्ट में, तो बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम होते हैं। पहला प्रॉब्लम रेपिटेशन हो जाता है पॉइंट्स का, दूसरा ओवरलैपिंग हो जाता है, ठीक है, और तीसरा आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो बेटर है आप 3 पॉइंट्स लिखो, मिनिमम 2 पॉइंट्स लिखो, मगर अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो मैंने फॉर को मैंने ऐसे लिखा FOR, उसको अंडरलाइन किया। अब मैंने पहला जो पॉइंट लिखा है कि राइवल पॉलिटिकल राइवलरीज आर नेसेसरी कंडीशन, तो उसके फेवर में मैं लिख रही हूँ कि पॉलिटिकल राइवलरीज कैसे नेसेसरी कंडीशन है। अब इसमें कोई कोई स्टूडेंट्स फॉर की जगह लिखते हैं पॉलिटिकल राइवलरीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर जो यूपीएससी क्वेश्चन पेपर देता है उस क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है राइट फॉर एंड अगेंस्ट। तो मैं इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फॉर लिखा है। कोई कोई लिखते हैं आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, आर्गुमेंट अगेंस्ट द स्टेटमेंट, इतना लंबा लंबा सेंटेंस लिखते हैं, ऐसा लगता है एग्जामिनेशन हॉल में बहुत वक्त है उन लोगों के पास। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा स्मार्ट बनो, इंटेलिजेंट बनो। इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप फॉर FOR लिखो और अंडरलाइन करो। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है राइवल पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एज अ चेक ऑन ईच अदर्स पावर, preventing the concentration of authority in the hands of a single party. This system of check and balance helps prevent the abuse of power and promote a more transparent and accountable government. तो check and balance पहला ये है। और चेक एंड बैलेंस होता है, इसकी वजह से ट्रांसपेरेंट होता है, अकाउंटेबल होता है सरकार।
ये हो गया। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है कि मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज होती है, तो अलग अलग आइडियोलॉजीज होती है, अलग पर्सपेक्टिव्स होती है, तो ये जो डाइवर्सिटी है इसकी वजह से जो पॉलिसी होती है वो डाइवर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है और इंक्लूसिव गवर्नेंस को एनकरेज करती है। तीसरा पॉइंट लिखा सिटीजन्स के बारे में। मैंने सिटीजन्स के बारे में ये लिखा, सिटीजन्स के बारे में बताया है कि सिटीजन्स को अगर पॉलिटिकल राइवलरीज होती है तो सिटीजन्स काफी एंगेज रहते हैं और एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं और अपने प्रेफर्ड पार्टी तो कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, तो सिविक पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है और इससे डोमेस्टिक प्रोसेस स्ट्रेंथन होता है। ओके, फिर अगेंस्ट में 3 पॉइंट लिखा है। तो पहला जो पॉइंट लिखा है उससे पॉलिटिकल राइवलरी से लेजिस्लेटिव ग्रिड लॉक हो जाता है और कांस्टेंट इंटरप्शन होता है, पार्लियामेंट में वॉकआउट होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, पार्लियामेंट्री सेशन पूरा इंटरप्ट हो जाता है और मैंने फिर ये डेटा दिए है कि कितनी बार इंटरप्ट हुआ है। फिर उसके बाद मैंने कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में बताया कि राइवलरीज की वजह से क्या होता है कि जो स्मॉल पार्टीज है वो विड्रॉ कर लेती है सरकार से, तो कोलिशन गवर्नमेंट से विड्रॉ कर लेती है। तो जैसे मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का दिया, मैंने कहा 1996 में 13 दिन तक ही सरकार रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट डिले होता है प्रीवियस गवर्नमेंट का, वो मैंने बताया है कि इलेक्शन डज नॉट सपोर्ट द प्रोजेक्ट व्हिच वर अप्रूव्ड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट देयरबाय डिलेइंग द प्रोजेक्ट्स फॉर इयर्स। द डिले इन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज इट्स प्राइम एग्जांपल। फिर मैंने कंक्लूड किया है, तो कंक्लूजन ये टर्म जरूर से लिखना ताकि एग्जामिनर के दिमाग में भी क्लैरिटी आए कि ये जो आपने लाइन लिखी है वो कंक्लूजन है, कंक्लूडिंग रिमार्क है। Political rivalries, while essential for democracy, should be managed to ensure they do not hinder the efficiency of parliamentary proceedings and the overall functioning of democratic institutions. ओके स्टूडेंट्स, और आप लोगों को अगर ग्रामर का बैच लेना है यूट्यूब में तो 159 रुपीज पर मंथ है, इसी पे ग्रामर का बैच है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस शुड नॉट बी कंसिडर्ड क्राइम, ये नेक्स्ट आर्गुमेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, बैकग्राउंड लिखोगे, मीनिंग लिखोगे, या ये को आर्गुमेंट क्यों रेज हुआ है ये लिखना है। The amendment in the IPC relieves the doctor from any criminal proceedings for medical negligence. This raises the debate on the efficiency of the amendment. पहला point, treating medical negligence as a crime can create the culture of fear in doctors that won't allow open discussion about mistakes. तो यहाँ पर क्राइम नहीं कंसिडर करना चाहिए मेडिकल नेग्लिजेंस को, क्योंकि इससे क्या होता है, डॉक्टर्स fearful रहते हैं। It may also lead doctor to opt for defensive medicine of overused tests and procedure. डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, वो टेस्ट प्रोसीजर बहुत सारा अपनाना शुरू कर देंगे, तो इससे क्या होगा, हेल्थ केयर कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, मैंने जो नेक्स्ट आर्गुमेंट दिया है वो ये है कि जो मेडिकल फील्ड होता है उसमें काफी अनसर्टेनिटीज और कॉम्प्लेक्सिटीज होती है और कभी कभी डॉक्टर को चैलेंजिंग और हाई प्रेशर सिचुएशन में डिसीजन लेना पड़ता है। अगर ये सिचुएशन में फियर भी हो तो फिर डॉक्टर क्या सोचेगा कि मैं अपने आप को सेफ रखूं, पेशेंट के सेफ्टी के बारे में फिर नहीं सोचेगा। फिर नेक्स्ट मैंने बताया कि यूएस यूके वो लोग भी मेडिकल नेग्लिजेंस को सिविल केस मानते हैं, क्रिमिनल अप्रोच नहीं रखते हैं। ओके, अब अगेंस्ट में मैंने 3 पॉइंट दिया है। मैंने ये इसमें अगेंस्ट में आपको क्या लिखना है, मेडिकल नेग्लिजेंस को क्राइम ही माना जाना चाहिए। तो blanket exemption of doctors from criminal prosecution for negligence might lead to an increase in medical malpractice. अगर हम मेडिकल नेग्लिजेंस को क्राइम नहीं मानेंगे तो मेडिकल मैल प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर उसके बाद मेडिकल नेग्लिजेंस को अगर क्राइम नहीं मानेंगे तो विक्टिम के पास जस्टिस लेने का कोई और उसके पास कुछ और ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर मैंने सोसाइटी places a paramount value on human life and when extreme negligence leads to loss of life there is a moral obligation to ensure accountability. Criminal charges signify the severity of the breach and acknowledgement that a life has been unjustly taken. तो मैंने कंक्लूड किया है
The consideration of criminal charges in case of extreme medical negligence leading to a loss of life involves a delicate balance between upholding societal values of the protection of human life and accountability of doctors. Striking this balance is crucial to address misconduct, maintain public trust, and foster continuous improvement in patient safety. तो स्टूडेंट्स आपको मिडिल पाथ मॉडरेट अप्रोच लेना चाहिए, बहुत एक्सट्रीम में कोई ओपिनियन कंक्लूजन में नहीं देना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये दोनों आर्गुमेंट के क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि। थैंक यू वेरी मच।